नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम सभी अगस्त 2021 की इस मैगजीन को यहां पर कवर करने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि हमने एक क्लास शुरू की है ज्ञान गंगा के नाम से। जी हाँ, ज्ञान गंगा। इसमें हम प्रत्येक रविवार फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लास लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लास लगाते हैं। उसकी जानकारी आपको पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसी के तहत हमने पूरे महीने भर में हफ्ते हफ्ते हर रविवार ये कक्षा हमारी रहती है, जिसमें पूरा करंट जीके डे टू डे करवाया है। तो आज हम अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की इस मैगजीन से उसे कंप्लीट रिवाइज करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपने पढ़ी है और कुछ एक चीजें ऐसी भी होगी जो हमसे छूट गई होगी, तो उन्हें भी हम यहां पर एक बार कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। और देखिए, बहुत सारी न्यूज़ें हम यहां पर कवर करेंगे, एक एक करके जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, विदाउट कोई भी समय यहां पर बर्बाद हम नहीं करेंगे। चलिए, पहली ही न्यूज़ आपके सामने जो इसके फ्रंट पेज पर है वो है लोकमान्य तिलक सम्मान। जी हां, लोकमान्य तिलक सम्मान जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, वो मिलने जा रहा है साइरस पूनावाला को। जी हां, कोविड-19 रोधी टीका निर्माता एक कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। आप सभी ने इस कंपनी के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा है। और ये 30 जुलाई 2021 को ये घोषणा की गई है कि इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, साइरस पूनावाला को। पूनावाला आपको बता देते हैं कौन है जी। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कोविशील्ड टीका बनाकर कई लोगों की जिंदगी को बचाने में मदद की। उनके नेतृत्व में दुनिया को रिकॉर्ड वक्त में, जिस समय कोरोना एकदम रिकॉर्ड में था, कोविशील्ड टीके की करोड़ों खुराक मिल पाई। पूनावाला अलग अलग टीकों को किफायती दाम पर बनाने के लिए अग्रणी रही है। ठीक है जी, अग्रणी रहे हैं। उन्हें यह पुरस्कार 13 अगस्त 2021 को कब मिला है, कब मिलेगा जी? 13 अगस्त 2021 को आयोजित सम्मान समारोह में प्रदान किया गया है। ठीक है, बतौर पुरस्कार उन्हें 1 लाख रुपए की राशि और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया है। वर्ष 1983 में स्थापित यह पुरस्कार, अब देखिए इस पुरस्कार के बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है। जो पुरस्कार है जिसका नाम है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, यह लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। ठीक है जी, लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, लेकिन महामारी के कारण इस बार तिथि में बदलाव किया गया है। साइरस एस पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस समूह में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय बायोटेक कंपनी भी शामिल है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक है। साइरस पूनावाला वर्ष 2021 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 12.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 8वें नंबर पर है। ध्यान रहे जी, अमीरों में 8वें नंबर पर है। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। और वर्ष 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई है। तो यह है साइरस पूनावाला। इनके बारे में जो डाटा है वो सारे याद रखेंगे। साइरस पूनावाला किससे बिलोंग करते हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिसने कोरोना काल में कोविशील्ड वाली वैक्सीन बनाई है, और उसी के कारण इन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, सीधा न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। ये मासिक घटनाओं का सार जो है ये हम अंत में देखेंगे। सीधा यहां पर न्यूज की तरफ आता है। पहली न्यूज हमारे सामने, पहली न्यूज है यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटाया। संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा व सांस्कृतिक संगठन, देखिए यूएनओ जो है ना, हर चीज को यहां पर समझते हुए चलो। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने साथ 6 अन्य अंग भी हैं इसके।
ठीक है। उन्हीं 6 अंगों में एक काम इसका शिक्षा व सांस्कृतिक संगठन भी है, ठीक है, जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को यूनेस्को द्वारा ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में ऐतिहासिक डॉकलैंड्स और इमारतों को इस संगठन की विश्व विरासत स्थलों की सूची से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अब यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को क्या करता है, कुछ इमारतों को अपनी लिस्ट में शामिल करता है, उनको धरोहर घोषित करता है, उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करता है यूनेस्को। ठीक है, ब्रिटेन के लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी, लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिए जाने का निर्णय विश्व विरासत समिति के फुजहौ, चीन में ऑनलाइन आयोजित हुए 44वें सत्र में 21 जुलाई 2021 को लिया गया। अब इसका कारण क्या रहा, यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिए। कारण क्या है? इस शहर के तटीय क्षेत्रों में प्रस्तावित अनेक इमारतों और एवर्टन फुटबॉल क्लब स्टेडियम का निर्माण तथा गोदी क्षेत्रों में प्रस्तावित भवनों के निर्माण संबंधी गतिविधियां इस विरासत स्थल की प्रामाणिकता और साख के लिए हानिकारक है। भाई, लगातार यहाँ पर एक फुटबॉल क्लब स्टेडियम बना दिया गया है, दूसरा लगातार बड़े बड़े भवन बनते जा रहे हैं, जिससे ये विरासत जो है वो खतरे में है। ठीक है, इसीलिए इसकी साख खतरे में, इसकी इज्जत खतरे में है, इसलिए इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट से हटा दिया है। ध्यान रखिए इस बात को। यूनेस्को की सूची से और किसे कब कब हटाया गया है उसकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यूनेस्को की सूची से बाहर निकाले जाने वाले अन्य स्थलों की बात करें तो पहला स्थल ओमान में है। अरबी और ऑरिक्सिस पशु अभ्यारण्य था एक, जिसे शिकारी गतिविधियों व इन पशुओं के रहने के स्थानों की गुणवत्ता में गिरावट के बाद वर्ष 2007 में बाहर कर दिया। इसी सूची में बाहर होने वाला दूसरा स्थल जर्मनी के डेस्डेन में एल्बे घाटी थी। ठीक है, तो दूसरा स्थल कहाँ है? जर्मनी में। आप देश को याद कर लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। पहला स्थान जो है वो ओमान में है, ठीक है, और दूसरा जर्मनी में है। ठीक है, जिसे पूरी एल्बे नदी पर सड़क पुल बनाए जाने के कारण वर्ष 2009 में सूची से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो जो विश्व विरासतों के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है, आप उसमें कुछ नयापन करने की कोशिश करते हो विरासतों के साथ, तो यूनेस्को उन्हें विरासत सूची से बाहर कर देता है। तो ऐसा यहां पर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संस्था ने विश्व विरासत स्थलों की सूची वर्ष 1972 में शुरू की थी और सबसे पहले 12 विश्व स्थलों को इस सूची में जगह मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज पर आ गए हैं हम। ये हमारी सेकंड नंबर न्यूज है। अफगान शांति के लिए बनेगा नया क्वाड समूह। जी हाँ विद्यार्थियों, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाड का मतलब होता है चार, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, चार। तो हम जानते हैं कि भाई अफगानिस्तान में बड़ी समस्याएं हो रही है, उसी को लेकर आगे यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के कारण अफगानिस्तान में बढ़ रही हिंसा के बीच अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, कौन कौन शामिल है? अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा एक नया राजनयिक चतुर्भुज समूह क्वाड बनाया जा रहा है। जी हाँ विद्यार्थियों, क्या बनाया जा रहा है? क्वाड बनाया जा रहा है। ठीक है, क्या है विशेष? इस चतुर्देशीय राजनयिक मंच क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म को स्थापित करने पर बनी सैद्धांतिक समिति के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा 16 जुलाई 2021 को दी जानकारी में कहा गया है कि सभी पक्ष अफगानिस्तान में दीर्घकालीन शांति और स्थिरता को क्षेत्रीय संपर्क के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, सभी दलों ने मिलकर क्या किया, आप इतना याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनाया गया? क्वाड बनाया गया, जिसमें 4 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, विशेष क्या है? अपनी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का विस्तार अफगान तक करने की चीन की महत्वाकांक्षा के मध्य स्क्वाड समूह का गठन बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहीं देखिए, आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में जहां तालिबान की इतनी बड़ी ज़बरदस्त हालत खराब हो रखी है, वहीं पर चाइना का इस तरीके का कदम अपने आप में पूरी दुनिया को चिंतित कर रहा है। वहीं पर क्वाड बना है तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। इससे पूर्व हिंद प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में चुनौती देने के लिए अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर क्वाड का गठन किया था। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले जो है हिंद प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में चुनौती देने के लिए इनको 4 देश मिले थे, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारी आज की तीसरी न्यूज़। जी हाँ विद्यार्थियों, तीसरी न्यूज़ क्या है? तीसरी न्यूज़ है चीन ने लॉन्च की विश्व की सबसे तेज वाली रेल, जिसका नाम है मैंगलेव ट्रेन। क्या नाम है? मैंगलेव ट्रेन। तो चीन ने अधिकतम 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली अपनी द्रुत गति यानी तेज चलने वाली मैंगलेव ट्रेन को 20 जुलाई 2021 को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 20 जुलाई 2021 को लॉन्च किया है। नई मैंगलेव परिवहन प्रणाली की सार्वजनिक तौर पर शुरुआत चीन के तटीय शहर किंगदाओ में हुई। इस मैंगलेव ट्रेन के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह जमीन पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज वाहन है। इसको ध्यान रखें आप, ठीक है। जमीन पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज वाहन की इसको संज्ञा मिली है। इसके अलावा कुछ डाटा और मैंगलेव ट्रेन के बारे में विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग करते हुए मैंगलेव ट्रेन इसकी बॉडी और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर उड़ते हुए चलती है। देखिए मैंगलेव ट्रेन इसकी बॉडी और रेल के बीच में बिना किसी संपर्क के कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करते हुए, जैसे आप नॉर्मली हम जिस रेलगाड़ी को देखते हैं ना, उनके बीच में एक है ना ऐसा जॉइंट होता है, तो बिना इस जॉइंट के कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करते हुए उड़ती हुई ये चलेगी। उड़ती हुई मतलब ऐसे हवा में नहीं चलेगी ज़मीन पर ही, लेकिन बहुत तेज, अपने ज़मीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज वाहन यहाँ पर बन चुका है। आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ हमारी चौथी नंबर न्यूज़ क्या है? भारत नेपाल के मध्य चलाई जाने वाली ट्रेन का स्पीड ट्रायल सफल रहा है। ठीक है जी, यहाँ भी हमारे पास न्यूज़ आ चुकी है कि भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के मध्य शीघ्र ही रेल सेवा प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए दोनों स्टेशनों के बीच लगभग 34.50 किलोमीटर लंबे नव आमान परिवर्तित रेल खंड पर लोकोमोटिव इंजन द्वारा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्पीड ट्रायल 16 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस रेलखंड की कुल लागत, टोटल पैसा कितना लगा है भैया? टोटल पैसा लगा है इस पर 619 करोड़। कहाँ से है? जयनगर से कुर्था नेपाल। ठीक है, ये बीच में थोड़े बहुत जगहें हैं उनके बारे में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस स्टेशन के पहले चरण में बिहार के मधुबनी जिले के, कहाँ से जोड़ा जा रहा है इसको भी ध्यान रखें आप, बिहार के मधुबनी जिले से इसको जोड़ा जा रहा है। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर स्टेशन को नेपाल के महोत्तरी जिले में कुर्था से जोड़ा जाएगा। भविष्य में इसका विस्तार कुर्था से लगभग 18 किलोमीटर आगे बीजलपुरा तक किया जाएगा। जयनगर कुर्था रेलवे की स्थापना इरकॉन क्या है जी? ये इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है ना, द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? जयनगर कुर्था रेलवे की स्थापना इरकॉन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन द्वारा भारत नेपाल मैत्री रेल योजना के तहत, क्या नाम है? भारत नेपाल मैत्री रेल योजना के तहत की गई है, जिसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अर्थात इस रेल को ऊपर जितना भी खर्चा आना है वो सारा का सारा भारत सरकार वहन कर रही है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। दलहन पर यानी दाल की फसलों पर OECD और FAO की आउटलुक रिपोर्ट जारी। चलिए देखते हैं ये क्या है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट का टाइटल है OECD FAO एग्रीकल्चरल आउटलुक 2021 to 2030। जारी करने वाली संस्था का नाम है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और खाद्य और कृषि संगठन FAO। ठीक है, जारी करने की तिथि जो है वो 5 जुलाई 2021 है। आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें शामिल की गई है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर 40 मुख्य कृषि और मत्स्य उत्पादों के लिए 10 वर्ष की संभावनाओं की आम सहमति मूल्यांकन प्रदान करती है। कृषि खाद्य बाजारों में प्रदर्शन के प्रेरकों का विश्लेषण करती है और भविष्योन्मुखी नीति विश्लेषण व योजना निर्माण में मदद
करती है। कुल मिला के आपको अगर बात करनी है तो इस तरह ही ध्यान में रख सकते हैं। इसके अंदर मुख्य काम इसका क्या है, नीति निर्माण करना है। ठीक है जी। OECD की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है यहाँ पर, उनको ध्यान रखें आप। OECD ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और FO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत वैश्विक दालों में किसी भी अनुमान के लिए केंद्र है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोसेसर और आयातक और उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो भारत दुनिया में हर तरीके से दाल के लिए क्या है, अब जाना जाएगा। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को शामिल किया गया है। वर्ष 2030 तक वैश्विक दालों की आपूर्ति में 22 मिलियन टन की वृद्धि होगी, जिसमें से आधी आपूर्ति एशिया, विशेष रूप से भारत से आने की आशा है। उच्च उपज देने वाले संकर बीज, समर्थित मशीनीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था और खरीद प्रणाली की शुरुआत के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त 6.6 मिलियन टन का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इतनी बातें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे कि भारत के दालों में आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों के कारण वर्ष 2030 तक 19 मिलियन टन तक पहुँचाने का अनुमान किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर। अगले दशक में कुल खाद्य उपलब्धता 4% बढ़ने का अनुमान है और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3000 कैलोरी तक पहुंचने का अनुमान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट पर बात करेंगे। अगली रिपोर्ट पर बात करते हैं विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही इसको जारी करता है। रिपोर्ट का शीर्षक ये यहाँ पे जो टेबल में दे रखा है ना, यहाँ पर इतना सा, यही आपको एग्जाम में मुख्य देखने को मिलने वाला है। यही चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2021 जारी करने वाली संस्था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, और जारी करने की तिथि जुलाई 2021। ठीक है जी, क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट को वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। तो देखिए कितने सारे संगठन इसके अंदर है, FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO, कितने सारे संगठन मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। FAO द्वारा जारी यह रिपोर्ट 63 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के अध्ययन पर आधारित है, जिसमें लोगों की आय में बदलाव पर 5 अरब की आबादी को कवर किया गया है। अब रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वर्ष 2020 में 811 मिलियन लोग भूखे रह गए, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 10वां हिस्सा है। ये इसमें बताया गया कि देखिए कितनी ज्यादा भूखमरी है विद्यार्थियों। रिपोर्ट के अनुसार आय में कमी का कारण स्वस्थ भोजन की सामर्थ्य उल्लेखनीय कमी आई है, यानी लोगों को पर्याप्त रूप से खाना नहीं मिल पा रहा। दुनिया भर में 3 लोगों में से एक को वर्ष 2020 में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया, यानी हर 3 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बराबर खाना नहीं मिल पाया, बराबर भोजन नहीं मिल पाया। तो ये इस रिपोर्ट की मुख्य और खास बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अन्य बातों की ओर जाए अगर हम इसी रिपोर्ट की, तो वैश्विक आबादी के 12% को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में 12% लोग ऐसे हैं जिनको आज भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है। 2020 में 2.37 बिलियन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका। वर्ष 2019 के आंकड़े की तुलना में इस आंकड़े में 320 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई। दुनिया के आधे से अधिक कुपोषित एशिया में हैं। ये देखो भैया, ध्यान रखो, दुनिया में आधे से अधिक कुपोषित एशिया में हैं और 1/3 से अधिक जो है वो अफ्रीका में पाए जा रहे हैं। तो वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में अफ्रीका में लगभग 46 मिलियन अधिक, एशिया में 57 मिलियन अधिक और लैटिन अमेरिका कैरिबियन में 14 मिलियन अधिक भूख से प्रभावित लोग हैं।
तो यहाँ बताया गया है कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। 2019 की तुलना में 2020 में लगभग 11.8 करोड़ अधिक लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। यानी हम देख पा रहे हैं कि ये भूखे लोगों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई। 18% की वृद्धि ये दर्शाता है। 5 वर्षों तक अपरिवर्तित रहने के बाद अल्प पोषण की व्यापकता केवल 1 वर्ष में 1.5% बढ़ गई। यूरोपीय आयोग द्वारा कार्बन सीमा शुल्क का अनावरण। अब देखिए ये क्या है, यूरोपीय आयोग द्वारा कार्बन सीमा शुल्क का अनावरण किया गया। क्या है ये? यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन, इसी ने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत कर दी है। जी हाँ विद्यार्थियों, यूरोपियन कमीशन इसी ने क्या कर दिया है, कुछ कड़े नियम यहाँ पर बना दिए हैं, जिनमें विश्व के पहले कार्बन सीमा शुल्क, कार्बन बॉर्डर टैरिफ के प्रस्ताव का अनावरण 14 जुलाई 2021 को किया गया, जो स्टील, सीमेंट और एल्यूमीनियम सहित सामानों के आयात पर उत्सर्जन लागत लगाएगा। जी हाँ, यानी अब आप अगर ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ भुगतान करना पड़ेगा। यह उपाय यूरोपियन उद्योगों के विदेशों में प्रतिस्पर्धियों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया, जो समान कार्बन लेवी के अधीन नहीं है। आयोग के अनुसार सीमा शुल्क को वर्ष 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अन्य प्रमुख बिंदु है, यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव के तहत कार प्रदूषण पर सख्त निर्देशों से लेकर इमारतों से गैसों पर नई राष्ट्रीय सीमा तक सब कुछ कवर होगा। यानी इस आयोग में प्रदूषण को लेकर सारा बहुत गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। नए कानूनों में लगभग 12 प्रमुख प्रस्ताव शामिल हैं। उनमें अधिकतर वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक गैस उत्सर्जन में 40% कटौती करने का लक्ष्य इन्होंने लिया है। अगली न्यूज जो बन रही है वो आ रही है भाई साहब नेपाल से। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भारत का संविधान बनाया गया, नेपाल का भी संविधान बनाया गया, परंतु नेपाल के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आज भी बनी हुई है। लगभग 5 से 6 बार इन्होंने अपना जो संविधान है वो चेक कर लिया। कभी राजतंत्र आता है, कभी लोकतंत्र आता है, कभी लोकतंत्र जाता है, कभी राजतंत्र आता है। तो इस बार फिर शेर बहादुर देउबा 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। देखते हैं क्या है इस खबर में महत्वपूर्ण। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 13 जुलाई 2021 को 5वीं बार, जी हां विद्यार्थियों, 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 75 वर्षीय देउबा को केपी शर्मा ओली के स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इससे जस्ट पहले कौन प्रधानमंत्री है? केपी शर्मा ओली थे। उनके स्थान पर अब शेर बहादुर देउबा जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। इससे पूर्व देउबा 4 बार चुनकर आ चुके हैं। जैसे यहां पर बताया गया है कौन कौन से टाइम में चुने हैं। पहली बार सितंबर 1995, उसके बाद में मार्च 1997, दूसरी बार जुलाई 2001, अक्टूबर 2002 और तीसरी बार जून 2004, फरवरी 2005 और चौथी बार 2017 और फरवरी 2018 तक ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए यह है आपके शेर बहादुर देउबा, ठीक है। नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय के 15 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक दिन पूर्व 12 जुलाई को अपने फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री पी शर्मा ओली के 21 मई 2021 को प्रतिनिधि सभा संसद को भंग करने के फैसले को रद्द कर दिया था और देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दे दिया। यानी यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रधानमंत्री बने हैं। देउबा को संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्या है नेपाल का 76(5)? देखो भैया, आप कहोगे कि साहब हमें तो हमारे अनुच्छेद याद नहीं होते, ये और कौन से अनुच्छेद आ गए? देखिए अनुच्छेद तो है और ये नेपाल के अनुच्छेद है। क्या कहता है नेपाल का 76(5) आर्टिकल क्या कहता है? इसके अनुसार सदन का कोई भी सदस्य जो सदन में विश्वास मत हासिल करने का एक आधार प्रस्तुत करता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा शपथ लेने के 30 दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना
जरूरी है। जिसने विश्वास मत हासिल कर लिया, समझिए विद्यार्थियों, विश्वास मत हासिल करने से यहां क्या तात्पर्य है। विश्वास मत का मतलब यही है, जिस प्रकार अपने भारत में होता है कि किसी भी नेता को क्या चाहिए होता है, सदन का सपोर्ट चाहिए होता है। तो जिसने सदन को जीत लिया वो क्या बन जाता है जी, प्रधानमंत्री बन जाता है। तो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 18 जुलाई 2021 को नेपाली संसद का विश्वास मत भी हासिल कर लिया। यानी कि देखिए, है ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, तो यहां पर शेर बहादुर देउबा ने क्या कर लिया, विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। तो 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा में देउबा को 165 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि 83 मत उनके विरोध में पड़े हैं। ठीक है, और कुछ ने भाग ही नहीं लिया मतदान में। आगे देखते हैं अगली न्यूज, बहुत महत्वपूर्ण। सऊदी अरब ने पुरुष अभिभावक के बिना महिलाओं को हज में शामिल होने की अनुमति। देखिए, सऊदी अरब जो है वो शुरुआत से ही महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के लिए जाना गया है, और धीरे धीरे वहां पर फीमेल रिफॉर्मेशन होते जा रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ की जा रही है। तो उसी के तहत अब वहां पर आपको पता है मुसलमानों का प्रमुख तीर्थ स्थल है हज। अब वहां पर महिलाएं बिना किसी पुरुष अभिभावक के अनुमति के जा सकेगी। सऊदी अरब ने महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अब यहाँ की महिलाएं बिना पुरुष अभिभावक जिसको महरम कहते हैं, के हज यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकने की अनुमति 18 जुलाई 2021 को दे दी गई। तो बहुत बड़ा डिसीजन है ये, और अपने आप में ये वैश्विक स्तर पर सऊदी अरब में महिलाओं की स्थिति को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। उपयुक्त दिशा निर्देश केवल स्थानीय लोगों के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को पंजीकरण कराने के लिए पुरुष अभिभावक की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, वह किसी अन्य महिला के साथ स्वयं का पंजीकरण करवा सकती है। अब कुछ बातें आपको हज यात्रा से संबंधित यहां बताई देते हैं। हज यात्रा से संबंधित बातों पर गौर कीजिएगा विद्यार्थियों। हज यात्रा आप जानते हैं मुसलमानों का प्रमुख तीर्थ माना जाता है हज। कोविड-19 महामारी के कारण सऊदी सरकार ने केवल 60,000 तीर्थ यात्रियों को ही इस वर्ष हज करने की अनुमति दी है। ठीक है, इस बार केवल सऊदी अरब के नागरिकों और निवासियों को ही हज में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब है कि विदेशी नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। केवल कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों को ही हज यात्रा की अनुमति दी गई है। आप इस बात को गौर से समझिए कि हज यात्रा के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उसमें सऊदी अरब ने खाली अपने देश के लोगों को ही अनुमति दी है, विदेशों को अनुमति नहीं दी है। और उसमें भी अपने देश वालों में भी जिसने कोरोना का एक टीका लगा लिया है, कोरोना का टीका लगवा चुके हैं, वे ही लोगों को हज यात्रा की अनुमति दी जा रही है। चलते हैं आगे। भूटान में भीम, अरे भैया भ्रमित मत हो जाना, छोटा भीम नहीं पहुंच गया वहां पर पहुंच गई हमारी भीम यूपीआई। जी हाँ विद्यार्थियों, भीम यूपीआई पहुंच चुकी है भूटान में भी, है ना। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान के अपने समकक्ष वित्त मंत्री लिन्यापो नामगे शेरिंग के साथ संयुक्त रूप से आभासी समारोह में भूटान में भीम यूपीआई का शुभारंभ 13 जुलाई 2021 को किया। देखिए, भूटान में भीम यूपीआई की शुरुआत, आप जानते हैं यूपीआई का मतलब सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से कि यूपीआई आपका एक तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक माध्यम है। जैसे आपके पेटीएम है, जैसे आपके फोन पे, गूगल पे है, उसी तरह भीम यूपीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तय किया गया यूपीआई है। ठीक है, भूटान में भीम यूपीआई की शुरुआत के साथ दोनों देशों के भुगतान संबंधी अवसंरचना सुचारू रूप से आपस में जुड़ गई है। इसका मतलब क्या है, यदि आपके पास भीम यूपीआई है तो आप निश्चित रूप से वहां भूटान जाकर किसी भी प्रकार की सामग्री आराम से ले पाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत बड़ा यहाँ पर ये डिसीजन है, और इससे हर साल भूटान की यात्रा करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ होगा, सीधा लाभ होगा। भूटान अपने QR के उपयोग के लिए यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश है, और भीम ऐप के
माध्यम से, वो भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी। मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला हमारा पहला निकट पड़ोसी देश है। यह शुरुआत 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री के भूटान के राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों द्वारा घोषित प्रतिबद्धता को पूरा करती है। यानी कि जिस समय 2019 में भूटान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, उस समय दोनों ने मिलकर इस प्रकार की बातचीत की थी। भारत और भूटान एक दूसरे के यहाँ रुपे कार्ड की स्वीकृति के अंतर संचालन को 2 चरणों में, पहले चरण में भारत में जारी रुपे कार्डों की भूटान स्थित टर्मिनलों पर स्वीकृति और दूसरे चरण में इन कार्डों की उल्टे क्रम में स्वीकृति संभव बना चुके हैं। आगे चलते हैं, मतलब एक तरीके से रुपे कार्ड भी यहाँ पर दोनों देशों में चालू हो चुका है। अगली न्यूज को ध्यान से देखेंगे हम। अगली न्यूज क्या है? अमेरिका ने दी अफगान शरणार्थियों के लिए $100 मिलियन की मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान की स्थिति से उत्पन्न अप्रत्याशित तत्काल शरणार्थी जरूरतों अनएक्सपेक्टेड अर्जेंट रिफ्यूजीज को पूरा करने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जिन्होंने क्या किया है, अफगान के शरणार्थियों के लिए पूरा करने के लिए आपातकालीन कोष में से 100 मिलियन तक की राशि को मंजूरी दी है 23 जुलाई 2021 को। इसमें अफगान विशेष आव्रजन वीजा आवेदक भी शामिल होंगे, यानी जिन्होंने वीजा के लिए आवेदन किया है वे लोग भी शामिल होंगे। अमेरिकी प्रशासन द्वारा विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी एजेंसियों की सूची से सेवाओं के लिए 200 मिलियन की रिलीज को भी मंजूरी दी गई है। अमेरिका उन हजारों विशेष अप्रावासन वीजा, स्पेशल इमिग्रेशन वीजाज वाले अफगान आवेदकों को भी अफगानिस्तान से निकालने की तैयारी कर रहा है, जिन पर तालिबान विद्रोहियों द्वारा प्रतिशोध का खतरा है, क्योंकि वे अमेरिका के लिए काम करते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। खतरनाक रसायनों के संपर्क से होने वाली मौतों पर WHO के क्या अनुमान है? खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से, आप देखिए कई बार हम किसी ना किसी केमिकल के टच में आ जाते हैं और उससे बड़ी समस्या हो सकती है। तो खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से होने वाली मौतों की संख्या के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा अपने नवीनतम अनुमान 7 जुलाई 2021 को जारी किए गए हैं। तो मेरे बेटे देख क्या क्या यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं। यह अनुमान और आंकड़े बर्लिन फोरम ऑन केमिकल्स एंड सस्टेनेबिलिटी एम्बिशन एंड एक्शन वर्ल्ड 2030 में आयोजित मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान लिए गए थे। ठीक है जी, ध्यान रखें, ये जो अपने यहाँ पर आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हैं, ये वही आंकड़े हैं। WHO द्वारा जारी इन नवीनतम अनुमानों के अनुसार विश्व भर में खतरनाक वायरस के संपर्क में आने से होने वाली मौतों की संख्या में वर्ष 2016 से 2019 के बीच में 28.2% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से 1.56 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 2 मिलियन तक पहुंची। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर विश्व भर में अलग अलग खतरनाक केमिकल्स जैसे लेड है, आर्सेनिक है, एब्सटस है, बेंजीन के संपर्क में आने से हर साल 20 लाख लोग मारे जाते हैं। यह आंकड़ा लगभग 5480 मौतें प्रतिदिन बैठता है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर है और कई सारी मौतों के लिए सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे ज़्यादा मौतों के लिए, कुल मौतों में सबसे ज़्यादा मौतों के लिए अकेला लेड जिम्मेदार है। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, अकेला लेड जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि शीशे के संपर्क में आने से एक रोग हो जाता है। कौन सा है? उस रोग का नाम है कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, CVD, कॉर्निक किडनी रोग और IID जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं। भारत सहित सिर्फ 41% देशों का शीशा रहित पेंट के उत्पादन, आयात और बिक्री उपयोग पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नियंत्रण है। ठीक है जी, भारत में भी शीशा रहित पेंट का ही उत्पादन और किया जाता है। तो वर्ष 2020 में यूनिसेफ की रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रुथ
द टॉक्सिक ट्रूथ में भी बच्चों के स्वास्थ्य पर सीसा प्रदूषण लेड पॉल्यूशन के प्रभाव पर चिंता जताई थी। ध्यान रखें इस सारे डाटा को आप। यूनिसेफ रिपोर्ट थी द टॉक्सिक ट्रूथ, और किस पर बात हो रही थी? सीसा प्रदूषण पर। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 में से कम एक बच्चे विश्व स्तर पर लगभग 800 मिलियन तक के रक्त में सीसे का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक पाया गया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना हेतु भारत और नेपाल के बीच में यहां पर अब समझौता हुआ है। क्या है ये योजना, समझते हैं विस्तार से। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सतलुज जल विद्युत निगम और नेपाल के निवेश बोर्ड IBN के बीच में देखिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है उसको ध्यान से समझते चलिए। और नाम है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। और कौन कौन सी नदियों पर है, सब कुछ यहाँ पर हम समझने वाले हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सतलुज जल विद्युत निगम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और नेपाल के निवेश बोर्ड IBN के बीच में नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, में एक समझौता ज्ञापन एक MOU पर 11 जुलाई 2021 को हस्ताक्षर हुए। आइए समझते हैं परियोजना को थोड़ा सा। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखुवासर सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखुवास सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। क्या क्या है इसमें खास? इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए डार्क की गई है यहाँ पर कि इस परियोजना में नॉर्मली हम समझ लेते हैं कि जैसे ही कोई बिजली बनाने की परियोजना की बात होती है तो किसी ना किसी बांध की बात होती है, परंतु यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बांध नहीं होगा। यह 900 मेगावाट अरुण 3 HP की टेल रेस पर विकसित होगा। इस परियोजना में 4 फ्रांसिस टाइप टरबाइन होंगे। परियोजना के पूरा होने में प्रति वर्ष 2970 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। आगे बढ़ते हैं। इसे निर्माण गतिविधियों के शुरू होने के बाद 4 साल में पूरा किया गया। SJVN को यह प्रोजेक्ट 25 वर्ष के लिए निर्माण, स्वामित्व, जल परिचालन और हस्तांतरण के आधार पर आवंटित किया गया। विशेष रूप से यह नेपाल में SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम को मिलने वाली दूसरी परियोजना है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, सतलुज जल विद्युत निगम को नेपाल में ये दूसरी परियोजना मिली है। SJVN की जो पहली परियोजना है वो शंखुवा सभा जिले में ही है और 900 मेगावाट की अरुण 3 जल परियोजना है। अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में निगमित SJVN अर्थात सतलुज जल विद्युत निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है। यानी आप ये समझ लीजिए सतलुज जल विद्युत निगम जो है वही नेपाल में अलग अलग परियोजना चलाई जा रही है, उसमें ये दूसरी परियोजना है। पहली परियोजना जो है उसमें ऑलरेडी 900 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जा रही है। कुछ और तथ्यों की अगर बात करें तो अरुण 3 परियोजना की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री उस समय KP शर्मा ओली द्वारा संयुक्त रूप से काठमांडू में 11 मई 2018 को रखी गई थी। लगभग 7000 करोड़ की अरुण 3 HEP नेपाल में सबसे बड़ी परियोजना है और नेपाल में भारत द्वारा सबसे बड़ा निवेश भी है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को शॉर्ट में हम देखते हुए चलेंगे जो इम्पोर्टेंट बनी है। सबसे पहले ताइवान की सरकार द्वारा अपना पहला कार्यालय बाल्टिक देश लिथुआनिया में स्थापित करने का निर्णय जुलाई 2021 में लिया था। ताइवान सरकार ने यह निर्णय बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के प्रतिरोध के साथ विश्व भर में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए
लिया है। चीन मलेरिया मुक्त घोषित हुआ। जी हाँ विद्यार्थियों, है ना, दुनिया भर को देने वाला वायरस खुद हो चुका है मलेरिया से फ्री। जी हाँ, चीन हुआ मलेरिया मुक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 70 वर्षों की कोशिश के बाद चीन को मलेरिया से मुक्त देश 30 जून 2021 को घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मलेरिया मुक्त प्रमाणित चीन विश्व का 40वां क्षेत्र बन चुका है, यानी विश्व में चीन जैसे ऐसे 40 क्षेत्र ऑलरेडी उपस्थित है। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशक से ज्यादा समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, यानी लगभग 3 दशक से, यानी लगभग पिछले 30 सालों से मलेरिया का कोई रोगी वहां पर नहीं दिखाई पड़ा है, इसलिए इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये WHO के मलेरिया मुक्त प्रमाणन वाले कौन कौन से देश हैं उनके नाम यहाँ पर अलग अलग सालों में दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। केंद्र सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना उत्तर प्रदेश के नोएडा में की जाएगी। क्या नाम होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, और जो अपनी तरह का देश का पहला संस्थान होगा। इसमें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा। यह विश्व स्तरीय शैक्षणिक केंद्र होगा और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ शोध व भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी काम किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय राउंड अप लेते हैं अब। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम, कांग्रेस वहां की, अब आप पार्टी मत समझिएगा, कांग्रेस वहां की संसद को कहते हैं, ठीक है ना, वहां की जो संसद है उसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। उन्होंने वहां पर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम को विस्तार करने का आह्वान किया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में अमेरिका में बाल गरीबी को कम करने की क्षमता है। तो इस कार्यक्रम को जो बाइडेन जो है वो और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर बाल गरीबी को उन्हें कम करना है। WHO और यूनिसेफ द्वारा जुलाई में बच्चों के टीकाकरण पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में नियमित बाल टीकाकरण कवरेज में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है। इसके बाद पाकिस्तान और इंडोनेशिया का स्थान है। बाल टीकाकरण कवरेज में सबसे बड़ी कमी भारत में है, यानी यहाँ पर टीके की सबसे कम आवश्यकता दिखाई पड़ी है। तो विद्यार्थियों, ये सभी थे आपके अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्यों को, अर्थात नेशनल न्यूज़ जो होगी उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। सारे न्यूज़ को हम पहले ही क्लास में कर चुके हैं, इस बारे में आप ध्यान रखें। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होगी जो नहीं हुई है, तो उन्हें आप नोट करते हुए चलिए। इसके अतिरिक्त जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहता है वे ज्ञान गंगा की इस कक्षा में नियमित रूप से जुड़ सकता है। ज्ञान गंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है जो प्रत्येक रविवार सभी विद्यार्थियों के कहने पर प्रत्येक रविवार लगाई जा रही है। प्रत्येक रविवार ये कक्षा लगती है और इस कक्षा का समय रविवार को प्रातः 9 से 11:30 बजे तक होता है। उसमें हम सप्ताह भर के सभी करंट जीके को कवर करते हैं, साथ ही बहुत सारे स्टैटिक जीके को भी यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसको ज्वाइन करना चाहे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दे रखी है, उस जानकारी को ले ले और हमें कॉल करके बता दे और आप ज्वाइन निश्चित रूप से इसको कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।